नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये एक प्रकाश से संबंधित घटना है और हम इस टॉपिक में इसकी परिभाषा, ये कैसे होता है, इसके लिए क्या शर्तें हैं और इसके कुछ उदाहरण हम देखने वाले हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये परावर्तन की घटना है, लेकिन ये परावर्तन की तरह न दिखकर हमें अपवर्तन की तरह दिखता है परावर्तन, इसलिए इसको ध्यान से समझना। जैसे परावर्तन के लिए हम जानते हैं कि दो माध्यम होना आवश्यक है। एक माध्यम में वायु लेता हूं और एक माध्यम में जल लेता हूं। ये इन दोनों का पृथक करने वाला तल है, अर्थात यहाँ पे जल है और यहाँ पे वायु है। वायु विरल माध्यम है जबकि जल है वो सघन माध्यम है। अगर इनके यहाँ पे 90 डिग्री का कोण खींचा जाता है, यहाँ पे दोनों के पृथक करने वाले तल पे, तो इसको कहा जाता है अभिलंब। अब देखो, एक किरण अगर यहां से चलती है और वो यहां इस बिंदु पे आपतित होती है, तो यहां अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है आई या आपतन कोण। यहां इस किरण को जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन किरण ये सीधा न जाकर थोड़ा अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां पर जो कोण बनता है अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य, इस कोण को कहा जाता है आर, अर्थात ये आपतन कोण है, सॉरी अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। देखो, होता क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है, अगर मैं इस कोण को ऊपर की ओर बढ़ाऊं, यानी इस कोण का मान अगर मैं बढ़ाता हूं, तो इस कोण का मान है वो बढ़ता जाएगा। और मान लो मैंने इसको बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। इस कोण का मान 90 डिग्री, तो पाने के लिए उस कोण का मान, यानी यहां पे आई बराबर अगर 48.5 है, तो आर कोण का मान यानी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। और वह स्थिति जब अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है, तो वह कोण ही, यानी ये जो आपतन कोण ही है, यही कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण, एक नया कोण आ गया है यहां पे, और वो कोण क्या है? ऐसी स्थिति, ऐसा कोण, ये माध्यम पे हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे हीरे के लिए इस कोण का मान होता है 24 डिग्री और पानी के लिए इसका मान है 48.5 डिग्री। तो पानी की हम अंदर बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोण है, ऐसा कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो वो कोण क्रांतिक कोण होता है। अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए यह शर्त आवश्यक है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जैसे आप सोचो, मैंने इस किरण को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, तो अब ये किरण है, इसका मान 90 से ज्यादा हो जाएगा अपवर्तन कोण का मान, और ये कोण 90 से ज्यादा होने का तात्पर्य है कि ये जो किरण है ये वापस पानी के अंदर ही लौट कर आ गई है। तो अब आप यहां से देखेंगे, इस किरण को यहां से जा रही है और वापस पानी में ही आ रही है, तो ये अपवर्तन नहीं है, यहां पे ये परावर्तन हो गया है और ये पानी के अंदर हुआ है, अंदर की अंदर ही आ गया है, इसलिए इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें कि कब ये होगा। तो शर्तों की हम बात करें तो यहाँ पे दो शर्तें हैं। नंबर 1, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे दो माध्यम है, यहाँ पे विरल माध्यम लिया और यहाँ पे सघन माध्यम, 90 डिग्री पे अभिलंब खींच दिया। अगर यहां से विरल से सघन में जाती है तो ये किरण अभिलंब की ओर आएगी। अब इस कोण का मान, इस कोण को इधर करेंगे तो इधर आ जाएगी। अगर मैं बढ़ाते इसका मान ज्यादा बढ़ा दूंगा तो भी अभिलंब की अब इधर मुड़ जाएगी। यानी किसी भी स्थिति में ये किरण बाहर की ओर, यानी यहां से आए और यहां वापस जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, अर्थात परावर्तन नहीं होगा। इसी स्थिति में अगर विरल से सघन में जाएगी तो उसका अपवर्तन ही होगा। दूसरी शर्त पे चलते हैं। दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान। वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जैसे हमने पानी की बात की थी, जैसे यहां मैं वापस से चित्र बना देता हूं, यहां से जब ये पानी है और यहां से अगर इसका मान 48.5 है, तब तो ये 90 पे आएगी, तो यहाँ
48.5 यानी क्रांति कोण है, उससे ज्यादा मान होना चाहिए आपतन कोण का, तभी वो किरण इधर मुड़कर अंदर आएगी। तो ये इसकी दो शर्तें हैं कि सघन से विरल में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरणों को मैंने यहाँ सूचीबद्ध कर दिया है, जैसे हीरे का चमकना, वायु के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, चटके हुए कांच का चमकीला दिखाई देना, प्रकाशिक तंतु में तरंग का विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका संचरण होना, प्रिज्म से समकोण प्रकाश प्राप्त करना, और मर्ग मरीचिका, ये हिरण और सड़क दो संदर्भ में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम इनको एक एक को चित्र बनाकर समझ लेते हैं। सबसे पहला हीरे का चमकना। देखो, इसको समझने के लिए हमें हीरे से संबंधित कुछ बातें सीखनी होगी। पहले हमें यह सीखनी होगी कि हीरे का क्रांतिक कोण का मान होता है 24 डिग्री। दूसरा, हीरे का अगर अपवर्तनांक की बात करें तो होता है 2.42, और ये मैंने पहले भी बताया था। और तीसरी बात, हीरा जो होता है उसके अंदर कोणों की संख्या है वो 22 रखी जाती है। अर्थात जैसे ये हीरा है तो इसमें ऐसे बहुत सारे कोण यहाँ पे बना लेते हैं। इस प्रकार से होता क्या है, जब इसके अंदर कांच नहीं होता, वैसे हीरा होता है, हीरे के अंदर जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो मुड़ती है, और वो जैसे मान लो इधर मुड़ गई। अब मुड़ने के बाद ये जब यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे इसका मान है वो क्रांतिक कोण पे वो परावर्तित होती है। इसलिए एक बार परावर्तन होने के बाद वो जब यहाँ पे जाती है इसका फिर परावर्तन होता है, यहाँ पे आती है फिर परावर्तन होता है, तो विभिन्न कोणों पर उसका परावर्तन होता है। अर्थात एक बार किरण अगर हीरे के अंदर प्रवेश करती है तो उसका बहुत बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और जहां पे ये टकराती है किरण वहां पे चमक उत्पन्न होती है, इसलिए हीरा बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है और सबसे कठोर पदार्थ भी है, और सबसे बात इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमकता है। एक किरण भी प्रवेश करेगी तो बहुत अधिक उजाला उत्पन्न होगा। दूसरे उदाहरण पे हम आते हैं, वो है वायु का बुलबुले का चमकीला भाग दिखाई देना। देखो, जैसे ये पानी है और इस पानी के अंदर ये बुलबुला है। आप सोचो, जब प्रकाश की किरण यहां से इसके अंदर जब प्रवेश करेगी तो वो टकराकर वापस उसी माध्यम में बाहर आएगी। अर्थात प्रकाश की किरण है वो बुलबुले के अंदर नहीं जाएगी, वो टकराकर वापस आएगी। यहां से क्या किरण आएगी, यहां से आएगी, तो बहुत सारी किरणें जब इस बुलबुले से टकराएगी तो यहाँ पे चमक उत्पन्न होगी। इस कारण से बुलबुला है वो चमकीला दिखाई देता है। देखो, एक घटना बुलबुले के अंदर, जैसे ये बुलबुला है, ऐसी ही एक घटना और होती है। जैसे ये पानी की बूंद है और आकाश में है, जैसे बरसात का समय होता है वहां पे ये पानी की बूंद है, तो जब इसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो ये थोड़ी मुड़ेगी, और अब ये मुड़ने के बाद में किरण है इसका परावर्तन हो जाता है। ध्यान देना, ये इंद्रधनुष बनने की घटना है, वर्ण विक्षेपण की घटना है, लेकिन वर्ण विक्षेपण की घटना के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। अब आप देखो, पानी की बूंद है, इसको जाना चाहिए आर पार बाहर, यहां है सघन माध्यम पानी है और यहां है विरल माध्यम, तो अपनी पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली शर्त पूरी होती है। तो प्रकाश की किरण जब बुलबुले के अंदर जाती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहां पे दो घटनाएं होती है, प्रकाश की एक किरण से 7 किरणें बनती है, उस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष बनते 7 रंग तो दिखते ही हैं, साथ में उस बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, तो वो भी चमकीली भी दिखाई देती है। अब बात करते हैं चटके हुए कांच का चमकीला दिखाई देना। जैसे मान लो ये कांच है और बीच में से ये चटक गया, तो जब प्रकाश की किरण इससे जाएगी तो अंदर न जाकर, यानी इसका अपवर्तन नहीं होगा, ये इससे टकराकर इधर ही आ जाएगी, और जब यहां से किरण बहुत सारी जाएगी टकरा के आएगी, और जैसे यहां पे किरण जाएगी तो वो आर पार निकल जाएगी, लेकिन यहां आने वाली किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और इस कारण से ये वाला भाग वो चमकीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हम, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपने भी इनका नाम सुना होगा, प्रकाशीय तंतु या प्रकाशिक तंतु। ये क्या होते हैं, प्रकाश के ऐसे फाइबर होते हैं, इसके अंदर जब प्रकाश को भेजेंगे तो प्रकाश आर पार निकल सकता है, लेकिन आर पार नहीं निकलता, क्रांतिक कोण इतना रखते हैं कि वो उसका परावर्तन हो जाता है। अब यहां आएगा तो फिर इसका परावर्तन होगा, परावर्तन भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और ये बार बार परावर्तित होकर इसके अंदर ही चलता रहेगा। तो प्रकाश की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर हमें किसी सूचना को तारों के अंदर भेजना हो
विद्युत में भेजना हो तो उससे भी ज्यादा अच्छा तरीका है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमें इसको भेज दें, क्योंकि तारों को लगाना और बिजली को भेजना थोड़ा कठिन है। ऑप्टिकल फाइबर से तरंगों को भेजना बहुत ही आसान है, क्योंकि उनका वेग इतना होता है। और इसकी खोज होने के बाद में सूचना तकनीकी के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। अभी जो 4G और 5G का जो जमाना आया है उसमें इस ऑप्टिकल फाइबर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का कांच होता है और ये मुड़ भी सकता है, और इसके अंदर प्रकाश की किरण जाती है तो वो बार बार परावर्तित होकर आगे अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाती है। आगे हम देखते हैं प्रिज्म, और प्रिज्म से समकोण प्रकाश प्राप्त करना। प्रिज्म के 3 फलक होते हैं। अगर मैं प्रिज्म को ऐसे रख देता हूं, अगर यहां पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो अब इस प्रकाश को जाना चाहिए इधर, आर पार कांच के निकल जाना चाहिए, जैसे कि ये यहां से निकली है, लेकिन ये आर पार न निकलकर ये वाली किरण समकोण पे आ जाती है। अर्थात ये वाली किरण के मध्य और इस किरण के मध्य जो ये कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आप यहां देखते हो ये ठोस है, सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो सघन से वापस सघन में ही वो किरण आ रही है। तो यहां पर 90 डिग्री का कोण अपने को बन रहा है और यहां पे घटना हो रही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लास्ट हम बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे उदाहरण इससे जुड़े हुए हैं, वो है मृग मरीचिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिराज। अगर मैं एक शब्द लिख दूं इसके लिए, दृष्टि भ्रम, भ्रमयी। देखा होगा एक मिराज के नाम से गुटखा भी आता है, खाने के बाद में ऐसा लगता है आनंद आ रहा है, वो सिर्फ भ्रम है, इसीलिए उसका नाम मिराज रखा हुआ है। और एक खास बात, मिराज एक भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान। और देखो ये विमान ऐसा है कि दुश्मन को भ्रम में रखता है, दुश्मन को पता ही नहीं चलता और हमला हो जाता है। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, भारत ने पाकिस्तान को तहस नहस किया था, उस समय इसी विमान का मिराज 2000 का ही प्रयोग किया गया था। यहां हम समझते हैं हिरण के लिए वो मृग मरीचिका, मृग नहीं होता हिरण, और मरीचिका नहीं वो मर जाता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये रेगिस्तान है और रेगिस्तान है, यहां पे जब रेगिस्तान में सूर्य का प्रकाश आएगा तो यहाँ की हवा थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाएगी और यहाँ की हवा इतनी गर्म नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यम गर्म होने के कारण यहाँ का माध्यम विरल हो जाएगा और यहाँ का माध्यम है वो सघन हो जाएगा। जब भी कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है तो उससे आने वाला प्रकाश और ये वाला प्रकाश है वो इसका यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। देखो सघन से विरल में जा रही है प्रकाश की किरण, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहाँ पे मान लो हिरण है तो इसको क्या दिखता है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इसको यहां पे दिखता है और इसको ऐसा नजर आता है कि ये किसी की परछाई दिख रही है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जैसे कोई तालाब में पानी भरा हुआ है तो पानी के अंदर हमें ऊपर वाला बादल या और कोई ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा होता है, इसको यहाँ पे पानी भरा हुआ दिखता है, ये इस वाले भाग को पानी समझता है कि यहाँ पे पानी, वो पीने के लिए आगे जाता है, ये वाला भाग और आगे खिसक जाता है और ये उसके दिन भर पीछे पीछे भागता रहता है कि पानी पानी पानी, और ये पानी वास्तव में वहां पे होता ही नहीं है, वो तो एक क्या है, मिराज है, एक प्रकार का भ्रम है। इस भ्रम के कारण हिरण दिन भर भागते भागते मर ही जाता है, यानी एक तरह से भ्रम उत्पन्न हो जाता है हिरण को, वो पाने के लिए भागता है लेकिन वहां पे पानी नहीं होता है, वहां पे वास्तव में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा देखो ऐसा ही अपने साथ सड़क पे भी होता है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे हैं उनकी उल्टी छाया नजर आएगी, यानी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे तो ये यहाँ पर ऐसा नजर आएगा। ऐसा नजर आने का मतलब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी छाया या उसका प्रतिबिंब है वो पानी में बन रहा है और हमें भी सड़क पे पानी नजर आता है, यानी यहाँ इस आदमी को यहाँ पर उल्टे प्रतिबिंब यानी पानी नजर आता है। तो ये भी एक प्रकार का मिराज है, दृष्टि भ्रम ही है, यानी मृग मरीचिका के नाम से इस घटना